थ्री डायमेंशन में अगर आप किसी वेक्टर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो कंसीडर कीजिए कि ये ऊपर की जेड एक्सिस है और यहाँ पे ये आपको एक पिंक कलर का वेक्टर दिया गया है। तो इसे ड्रॉ करने के लिए आप पहले इसका एक्स डायमेंशन कंसीडर करेंगे जो कि 2 यूनिट है और बाद में इसका वाई डायमेंशन जो कि 1 यूनिट है पॉजिटिव में। फिर आप इसका एलिवेशन लेंगे जेड डायरेक्शन में जो कि 3 यूनिट है। तो इसको कंसीडर करने की वजह से जो फाइनल वेक्टर बनेगा वो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट होगा 2 1 3। तो यहाँ पे हमें दो ऐसे वेक्टर्स को कंसीडर करना है जो कि थ्री डायमेंशन में है और थ्री डायमेंशन में होने के कारण अगर मैं उस वेक्टर्स का इस तरह से रो वाइज इक्वेशन लिखता हूं तो वो इक्वेशन क्या बन के आएगा। वो इक्वेशन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट ए वाई जे कैरेट और ए जेड के कैरेट उस साथ में वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैरेट बी वाई जे कैरेट और बी जेड के कैरेट कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो यहां पे क्या होगा, हमें इन दोनों वेक्टर की क्रॉस फाइंड आउट करनी है, इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ये आपके वेक्टर का इक्वेशन ए का और क्रॉस करके ये आपके वेक्टर बी का इक्वेशन। तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू। तो यहां पे भी हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स अरेंज करना है। लेकिन हमने ये बोला था कि अगर मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होगा तो ही उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या फाइंड आउट हो सकता है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो सकता है। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स को स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होते हैं। तो यहां पे हमारे पास वेक्टर ए का एक रो और वेक्टर बी का दूसरा रो दोनों तो है, लेकिन इन दोनों में जो कंपोनेंट्स का नंबर है वो कितना है, 3 है। उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, मतलब कि कॉलम हो जाते हैं 3 और रो अभी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो अभी हमें एक रो एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो रो क्या बन के आएगी, वो बन के आएगी आई कैरेट जे कैरेट और के कैरेट का पहला रो बनेगा। क्यों, क्योंकि जैसे कि हमने आगे देखा था कि 2x2 के केस में हम आई जे और के उनको अगर हम कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड के साथ ले लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाता था, उसका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाता था और उसके कारण आपको एक तीसरा कंपोनेंट रिजल्टेंट में मिल जाता था। लेकिन यहां पे हम उस 2x2 डिटर्मिनेंट के केस के अकॉर्डेंस में, मतलब कि ए बी और सी डी, यहाँ पे ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे नहीं बचता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, क्या होगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे वेक्टर ए की इस रो को यहाँ पे लिख देते हैं और वेक्टर बी की इस रो को यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या हुआ, दो रो तो यहाँ पे लिख गई, लेकिन ये तीसरी जो रो है वो तीसरी रो यहाँ पे किससे बनेगी, ये बनेगी यूनिट वेक्टर आई कैरेट जे कैरेट और के कैरेट के कारण। मतलब कि ये जो पूरा का पूरा आपका मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स पहली रो में आएंगे उनके सभी के यूनिट वेक्टर्स, दूसरी रो में कौन सा कंपोनेंट आएगा, दूसरी रो में आएगा आपका पहला वेक्टर, मतलब कि जो पहले ऑर्डर पे आता है वो, और तीसरी रो में जो आएगा वो आपका आएगा दूसरे ऑर्डर का वेक्टर जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में या फिर क्रॉस के इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर पे लिखा गया है। तो ये आपको जो मैट्रिक्स बनता है वो क्या होगा, आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट एज अ फर्स्ट रो और बाद में सेकंड रो के फॉर्म में ए वेक्टर और थर्ड रो के फॉर्म में बी वेक्टर। तो अब हमें क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स का और उसके डिटर्मिनेंट लेने के बाद जैसे हमने उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था तो उसी केस के अकॉर्डेंस में हमें यहां पे क्या करना है, वही फिर से एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पे कुछ इस तरह से प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल क्या बन के आता है, ये मैं आपको आगे के फॉर्म में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। लेकिन ये जो आंसर बन के आएगा वो आंसर क्या होगा, वो आंसर कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो ये आंसर क्या है, पहले क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक आई कंपोनेंट होगा जो कि यहाँ पे आई कंपोनेंट है और इन जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट में जो भी टर्म आती है वो टर्म कौन सी है, वो टर्म है सिर्फ और सिर्फ एक स्केलर टर्म, मतलब कि इस आई कैरेट के कंपोनेंट के साथ ये स्केलर टर्म क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी और उसके कारण आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर का फॉर्म मिलेगा जो कि एक्स डायरेक्शन में है क्योंकि यहाँ पे आई कैरेट है। उसी तरह से ये जे कैरेट है और उसके साथ ये ब्रैकेट में क्या है, ये पूरा का पूरा स्केलर टर्म है जो कि जे कैरेट के साथ मल्टीप्लाई होने के कारण आपको वाई की डायरेक्शन में एक
वेक्टर देगी और उसी तरह से लास्ट में क्या होगा, लास्ट में भी ये k कैरेट मिलेगा और उसके साथ ये स्केलर टर्म ब्रैकेट में आएगी और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के कारण z डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। मतलब कि ये x का कंपोनेंट, ये y का कंपोनेंट और ये z का कंपोनेंट, तो ये जो तीनों बन के आते हैं ये तीनों आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर बना के देंगे। तो ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या आएगा, वो आपके वेक्टर ए और बी का क्रॉस का रिजल्टेंट वेक्टर बन के आएगा। तो अब हम आगे देखते हैं इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बारे में। जैसे कि हमारा इक्वेशन था, उस इक्वेशन में जो आपको डिटर्मिनेंट था वो डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से था, आई कैरेट जे कैरेट के कैरेट और बाद में वेक्टर ए का इक्वेशन और वेक्टर बी का इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, हमें इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर फाइंड आउट करना है। तो आंसर किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है, देखिए हमें पहले इस पूरे के पूरे यूनिट वेक्टर की रो को कंसीडर करना है। हम क्या करेंगे, इस रो के कंसीडरेशन में क्या करते हैं, इस पहली रो के अकॉर्डेंस में हम यहाँ पे पहले आई कैरेट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले आएगा आई कैरेट, फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट कर देते हैं। तो ये पहली रो में आपने पहला कंपोनेंट यूज किया, तो आपको क्या करना है, इस पहली रो को और इस पहले कंपोनेंट के अलोंग में आने वाले पहले कॉलम को क्या कर देना है, हाइड कर देना है। तो क्या होगा, ये पहली रो और ये पहला कॉलम ये इतना हाइड हो जाएगा। तो हाइड होने के कारण आपको जो यहाँ पे सब मैट्रिक्स मिलेगा, सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये पूरे के पूरे 3x3 मैट्रिक्स के अंदर आपको ये उसका एक ऊपर का ये इतना पोर्शन मिलेगा। तो ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन तो 2x2 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 2x2 मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो किस तरह से बनेगा, वो बनेगा AD माइनस BC, मतलब कि ये क्या था, AB C और D, तो ये क्या होता था AD माइनस CB या फिर BC। तो आंसर क्या बन के आएगा, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका जो ये सब मैट्रिक्स है उसका रिजल्टेंट आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या होगा, AY इंटू BZ, तो यहां पे क्या आएगा AY इंटू BZ और बीच में तो ऑलवेज माइनस का साइन आता है। तो बाद में क्या आएगा BY इंटू AZ, तो यहां पे क्या होगा BY इंटू AZ। तो ये क्या हो गया, ये आपका आई कैरेट का पहला टर्म सोल्यूट हो गया। मतलब कि यहां पे आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। क्या बन के आया कि हमने पहली रो को पहले हाइड कर दिया, फिर उस रो के पहले कंपोनेंट को यहाँ पे यूज करने के लिए हमने उस कंपोनेंट वाले कॉलम को भी क्या किया, हाइड कर दिया। और हाइड करने के कारण हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ पे AY इंटू BZ माइनस AZ इंटू BY या फिर BY इंटू AZ, कुछ इस तरह का मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इस आई कैरेट के कंपोनेंट को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे जे को। तो जे के लिए हम क्या करेंगे, जे के लिए हम यहाँ पे करते हैं कि ये पहले जो जे है वो जे कहाँ पे आता है, वो आता है इस पहली रो में, और ये जे है वो कहाँ पे आता है, दूसरे कॉलम में। तो अभी हमें इतने को क्या करना है, यहाँ पे इतने फॉर्म को मतलब कि इस पहली रो और दूसरे कॉलम को हाइड कर देना है। और यहाँ पे क्या करना है, जे के आगे माइनस साइन लिखनी है और यहाँ पे लिखना है जे कैप। ये आपको ऑलवेज रिमेंबर करना है कि दूसरे कंपोनेंट को मतलब कि आई के आगे आपने क्या यूज किया था, प्लस यूज किया था, लेकिन जे के आगे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस यूज करना पड़ेगा। तो ये जो जे के आगे आपने माइनस यूज किया है उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें यहाँ पे एक सब मैट्रिक्स को कंसीडर करना है, जो कि सब मैट्रिक्स किस तरह से बनता है, ये बनता है इस कॉलम और इस कॉलम के कारण। तो ये कॉलम क्या है, ए एक्स बी एक्स, दूसरे कंपोनेंट क्या है ए जेड बी जेड, कुछ इस तरह से आपको सब मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस सब मैट्रिक्स को हम किस तरह से सॉल्यूशन में लेंगे, यहां पे करेंगे ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। तो इक्वेशन क्या बनेगा, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी
एक्स ए जेड। तो ये हो गया आपका जे के अलोंग में सॉल्यूशन। फिर हमें क्या करना है, इसी प्रोसीजर को यूज करके हमें के वेक्टर का भी इसी सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो के का सॉल्यूशन हमें किस तरह से मिलेगा, फिर से यहां पे इसी टर्म का यूज कीजिए। क्या होगा, ये हो गया आपका पहला रो, और उस पहले रो का ये तीसरा कंपोनेंट, जिसके कारण हम उस तीसरे कॉलम को भी क्या करेंगे, हाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, के कैप। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि हमने आई के आगे प्लस लिखा था, जे के आगे हमने क्या लिखा, माइनस, तो फिर से आपको यहाँ पे के आगे क्या यूज करना है, प्लस। तो पहला कंपोनेंट प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, तो क्या हुआ, प्लस माइनस प्लस। ये कुछ इस तरह से आपको ऑर्डर याद रखना है कि पहले आई को प्लस, जे को माइनस और के को प्लस। तो ये किस तरह से फिर से हम के बारे में इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो जैसे कि हमने इसमें एक रो और एक कॉलम को क्या कर दिया, हाइड कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे ये इतना पोर्शन एक सब मैट्रिक्स बन के आएगा। तो ये सब मैट्रिक्स किस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से है, ए एक्स और ये क्या है, बी एक्स, फिर ये क्या है, ए वाई और ये क्या है, बी वाई। तो जैसे कि आप इसे सोल्यूट करते हैं तो क्या होगा, ए एक्स इंटू बी वाई। तो यहां पे लिखिए ए एक्स इंटू बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। ये क्या होगा, बी एक्स इंटू ए वाई। तो ये क्या हो गया, के अलोंग में आने वाला सॉल्यूशन। तो आई होप कि आपको इन तीनों कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को स्पीड में लिख देता हूं। आपको जो भी टर्म्स वहां पे मैंने बोली थी वो भी मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, आपको इसे माइंड करना होगा। तो पहले क्या करते हैं, पहली रो पहला कॉलम। तो जैसे ही हम इसे हाइड करते हैं तो क्या होगा, आई, और उस आई के ब्रैकेट के साथ साथ क्या होगा, इन सभी को हाइड करने के कारण आपको यहाँ पे मिलेगा ए वाई इंटू बी जेड। मतलब कि ये क्या होगा, ए वाई इंटू बी जेड। फिर क्या आएगा, बी वाई इंटू ए जेड। मतलब कि ये आएगा बी वाई इंटू ए जेड। फिर क्या करेंगे, दूसरे की बारी लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस जे कैरेट, और क्या बन के आएगा, इस पहली रो और दूसरे कॉलम इन दोनों को हाइड करने के कारण हमें ये इतना टर्म और इतना टर्म ये दोनों मिलेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे ए एक्स इंटू बी जेड। तो क्या होगा, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस, फिर क्या होगा, ये होगा बी एक्स इंटू ए जेड। तो क्या आएगा, बी एक्स इंटू ए जेड। तो ये आपका कौन सा कंपोनेंट बन गया, जे। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे के कैरेट के बारे में। तो जैसे आई प्लस था, जे माइनस था, तो के भी क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर इसे हम किस तरह से सॉल्यूशन में लेंगे, तो ये हो गई पहली रो, ये हो गया लास्ट कॉलम। तो क्या होगा, ए एक्स इंटू बी वाई। तो हम क्या करेंगे, ए एक्स इंटू बी वाई। तो यहां पे आएगा ए एक्स बी वाई माइनस, फिर क्या होगा, ए वाई इंटू बी एक्स। तो यहां पे आएगा ए वाई इंटू बी एक्स। तो ये हो गया आपके पूरे के पूरे उस 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको सभी कंडीशन में जब भी आप प्रोडक्ट रूल चेक करेंगे या फिर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे जो कि 3 डायमेंशन के वेक्टर्स है, तो उन सभी केसेस में आपको इसी तरह से 3x3 मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट आएगा, और उस डिटर्मिनेंट को आपको सोल्व करने के लिए इसी प्रोसीजर का यूज करना होगा। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट को प्रैक्टिस करके याद रखना चाहिए, क्योंकि सभी कंडीशंस में, सभी टर्म्स में और सभी थियोरीज में जहां पे भी 3 डायमेंशन आएंगे, तो उन 3 डायमेंशन के कारण आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी को सेकंड और थर्ड रो में लिखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपके यूनिट वेक्टर्स को आपको पहली रो में लिखना पड़ेगा, जिसके कारण आपको यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से मिलेगा। और आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि आपको पहली रो के अकॉर्डेंस में या फिर पहली कॉलम के अकॉर्डेंस में ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और ये जो पूरा का पूरा आंसर बन के आएगा उसमें ये
टर्म्स क्या होगी, स्केलर होगी, जबकि इसके आगे ये क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर्स का कंपोनेंट है, जिसके कारण जो फाइनल आंसर बन के आएगा, रिजल्टेंट आंसर, वो क्या होगा, वो एक वेक्टर बन के आएगा। और यहां तक समझने के बाद मैं फिर से आपको ये जो आपका आगे का टर्म था, मतलब कि जहां पे हमने दो वेक्टर्स को कंसीडर किया था, उसे मैं आपको फिर से बता देता हूं, और वहां पे जो इक्वेशन का सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन को आपको देख लेना चाहिए। तो वो सॉल्यूशन जो बना था, वो सॉल्यूशन कुछ इसी तरह से हमने जैसे यहाँ पे फाइंड आउट किया, उसी तरह से वहां पे भी लिखने आगे चेकआउट किया था। ये जो आपका लास्ट का टर्म बन के आता है, वो लास्ट का टर्म भी क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आई कैरेट इनटू द ब्रैकेट ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, जो कि आई कैरेट के कंपोनेंट को हाइड करने के बाद हमें जो सब मैट्रिक्स मिलता है उसका सिंप्लीफिकेशन है। बाद में जो माइनस साइन है, वो जो कि हमें जे के आगे ऑलवेज लिखते हैं, वो क्या आई, माइनस जे कैरेट, और ब्रैकेट में आया उस जे कैरेट वाले कॉलम और उस पहली रो को हाइड करने के कारण जो सब मैट्रिक्स बनता है उसका सॉल्यूशन, जो कि क्या है, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। और बाद में जो लास्ट के कैरेट आता है, उसका सॉल्यूशन भी आगे के दोनों टर्म्स के अलोंग के अनुसार ही क्या आएगा, सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको साइड में लिख के दे रखा है, वो क्या है, here we need to use unit vector components as a first row of matrix. The solution of matrix can be determined as following. मतलब कि जब आपके पास दो अलग अलग वेक्टर्स होते हैं जो कि 3 डायमेंशन में है, तो उसका डिटर्मिनेंट लेने के वक्त आपको क्या करना है, 3x3 मैट्रिक्स को बनाने के लिए आपको पहली रो के फॉर्म में यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स को यूज करना है। तो अब हम क्या बात करेंगे, अब हम ऐसे वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि यहां पे हमने रो के बारे में लिखा था, मतलब कि रो के फॉर्म में लिखा था, लेकिन वो जो वेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो वहां पे कॉलम के फॉर्म में लिखे जाएंगे। तो कॉलम के फॉर्म में जब दो वेक्टर्स को लिखते हैं और जब उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो डिटर्मिनेंट हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे दो वेक्टर्स को अगर हम 3 डायमेंशन में कंसीडर करते हैं, तो उसका क्रॉस फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर में होता है, जिसकी वजह से हमें आगे यहाँ पे आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट को यूज करना पड़ेगा। और फाइनली इस मैट्रिक्स को बोलते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे आई, जे और के सभी यूनिट वेक्टर्स है, वो यहाँ पे फर्स्ट रो या फिर फर्स्ट कॉलम में यूज हो सकते हैं। और इसका सिंप्लीफिकेशन लेने से जो हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, वो कुछ इस तरह से मिलता है। और यहाँ पे ये जो सभी टर्म्स है वो क्या है, वो सम नंबर्स है, मतलब कि स्केलर टर्म्स है, लेकिन इसके आगे आई, जे और के कैरेट है, जिसकी वजह से ये फाइनल में बनता है एक वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो आपके वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वो क्या है, वो वेक्टर ए और वेक्टर बी कॉलम के फॉर्मेट में है, मतलब कि ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ये सभी किस तरह से है, कॉलम के फॉर्म में लिखे गए हैं। तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ये आपका वेक्टर ए और ये आपका वेक्टर बी। तो क्या होगा कि यहां पे हम ये जो आपका पहला कॉलम होगा, इस पहले कॉलम में क्या यूज करेंगे, आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट को। जबकि पहला जो केस था जहां पे हमने वेक्टर ए और वेक्टर बी को हॉरिजॉन्टली कंसीडर किया था, तो हमने वहां पे यूनिट वेक्टर को भी क्या किया, यूनिट वेक्टर को हमने क्या लिखा था, पहली रो के फॉर्म में, और दोनों वेक्टर ए और बी को दूसरी और तीसरी रो के फॉर्म में लिखा था। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे ये आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी खुद कैसे है, खुद कॉलम के फॉर्म में है। तो क्या होगा, जो पहला ऑर्डर का वेक्टर आएगा उसे हम लिखेंगे दूसरे कॉलम में, जो कि पहले केस में हम दूसरी रो के फॉर्म में लिखते थे। और यहां पे ये जो दूसरे ऑर्डर का वेक्टर आएगा उसे हम लिखेंगे तीसरे कॉलम में, जो कि पहले केस में हम वहां पे उसे तीसरी रो के फॉर्म में लिखते थे। और यूनिट वेक्टर को हम वहां पे पहली रो के फॉर्म में लिखते थे, जबकि यहां पे हम क्या करेंगे, इसे हम पहले कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहां पे दे रखा है कि here we need to use unit vector component as a first column of matrix. The solution of the matrix can be determined as following. तो ये जो उसका सॉल्यूशन बनेगा, ये इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन वो भी कुछ इस तरह से आएगा। तो इसका सॉल्यूशन चेक करने के लिए मैं फिर से आपको वही रफ वर्क करके बताता हूं कि इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है। ते है इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस तरह से आएगा, जो कि हमने पहले
पहली रो के अलोंग में सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। मतलब कि हम क्या करते थे, पहली रो के सभी कंपोनेंट्स को यूज करते थे और उसके साथ साथ जो भी टर्म आती थी उसके कॉलम को क्या करते थे, हाइड करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके यूनिट वेक्टर तो यहाँ पे कॉलम के फॉर्म में है, जिसके कारण हम यहाँ पे इन सभी रो को क्या करेंगे, अल्टरनेटिवली एक के बाद एक क्या करेंगे, हाइड करेंगे। तो पहले हम उसी प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो आई कैरेट क्या आएगा, आई कैरेट यहाँ पे आएगा प्लस के फॉर्म में, और क्या होगा, आई कैरेट वाली ये पहली रो और वो सभी यूनिट वेक्टर वाला ये पहला कॉलम, वो सभी क्या होंगे, हाइड होंगे। और उसके कारण आपको ये क्या मिलेगा, एक सब मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस सब मैट्रिक्स को आप सॉल्यूशन में चेक करते हैं तो क्या होगा, ये आएगा कुछ इस तरह से, ए वाई बी जेड। तो यहां पे क्या होगा, ए वाई बी जेड, फिर क्या होगा, माइनस होगा, और ये आएगा बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड। तो क्या होगा कि ये हो गया आपका आई कैरेट का सॉल्यूशन, जो कि हमने किस तरह से फाइंड आउट किया, इस पहले रो और पहले कॉलम के फॉर्म में। फिर हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे जे को यूज करेंगे। तो ये जे क्या होगा, फिर से यहाँ पे जे आएगा माइनस कैरेट में, और क्या होगा, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे सब मैट्रिक्स का यूज करेंगे, जो कि किस तरह से बनेगा, इस दूसरी रो और इस पहले कॉलम इनको हाइड करने के कारण क्या बनेगा, ए एक्स बी एक्स, ए जेड बी जेड। तो ये जो दोनों टर्म आएंगी वो किस तरह से लिखी जाएंगी, ए एक्स इंटू बी जेड। तो ये क्या होगा, ए एक्स इंटू बी जेड, माइनस क्या होगा, ए जेड इंटू बी एक्स। तो यहां पे क्या होगा, माइनस ए जेड इंटू बी एक्स। तो ये हो गया आपका जे का सॉल्यूशन। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम तीसरे कंपोनेंट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये तीसरे कंपोनेंट का सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये बनेगा के की ये लास्ट रो और इस फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डेंस में। तो क्या होगा, फिर से यहां पे आएगा के प्लस, जो कि हम पहले रो के केस में भी यही करते थे, आई प्लस जे माइनस के फिर से प्लस। तो यहां पे भी हमने यही किया, आई प्लस जे माइनस और के प्लस। तो के प्लस हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए एक्स इंटू बी वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स बी वाई माइनस फिर से क्या होगा, बी एक्स इंटू ए वाई। तो क्या आएगा, बी एक्स इंटू ए वाई। तो ये हो गया आपका के कंपोनेंट के अलोंग में इसका सॉल्यूशन। तो फिर से मैं आपको इसे स्पीड में लिख के बता देता हूं कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया था। तो पहले क्या किया, आई और इस आई को कंसीडर किया। तो क्या हुआ, आई कैरेट और ब्रैकेट में ये ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड। तो क्या होगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड और बी वाई, इतना हो गया। फिर क्या करेंगे, माइनस जे कैरेट और उसके अलोंग में क्या होगा, ये दूसरी रो ये पहला कॉलम फिर से हाइड होंगे। तो क्या होगा, ये और ये हाइड होने के कारण ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। तो यहां पे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ए एक्स और बी जेड माइनस बी एक्स और क्या आएगा, ए जेड। फिर क्या होगा, तीसरा कंपोनेंट के कैरेट जो कि प्लस है। तो यहां पे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से हाइड होंगे और क्या मिलेगा, ए एक्स बी वाई ये माइनस बी एक्स ए वाई ये। तो क्या होगा, कुछ इस तरह से चेक कीजिए, यहां पे होगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये हो गया आपके इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। तो आई होप कि यहाँ पे आपको इस पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का जो सॉल्यूशन था वो सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ पे ये जो हमारा आगे का ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में भी चेक कर लेते हैं कि ये जो आपका ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट था, इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन यहाँ पे आई जे और के प्लस माइनस प्लस इस तरह से दिया गया है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, फिर ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, और लास्ट में ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। कुछ इस तरह से सॉल्यूशन आ सकता है। तो यहाँ की ये जो पूरी की पूरी डिस्कशंस थी, उस डिस्कशंस में हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा
कि अगर आपके पास दो अलग अलग वेक्टर है तो इस वेक्टर का ये जो क्रॉस प्रोडक्ट बन के आएगा वो किस तरह से आएगा, उन दोनों का मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ उसके बीच का ये जो थीटा है उसका साइन वैल्यू डिटरमाइन करना है और उसको उन दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और अगर इसे हम दोनों कंपोनेंट्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले जाते हैं, मतलब कि जो कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का रियल कंडीशन है, जो कि हमारा ये आइडियल कंडीशन है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स बनता है, मतलब कि आपका ये जो पूरा का पूरा वेक्टर है वो वेक्टर प्लेनर वेक्टर है, दो ही कंपोनेंट है उसमें, तो हम क्या करते हैं उसका डायरेक्ट 2 by 2 का मैट्रिक्स लेते हैं। लेकिन अगर आपका वेक्टर 3 डायमेंशन में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे उसके ऑर्डर को अच्छी तरह से मेंशन करके ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए को मेंशन करके क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, जो कि डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह से पहले रो या फिर पहले कॉलम में यूनिट वेक्टर्स को रख के फिर बाद में दूसरे और तीसरे नंबर में आपको आपके सभी वेक्टर्स को क्या करना है, अरेंज करना है, और उसका सॉल्यूशन हमें 3 by 3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट बन के आता है उसके अलोंग में फाइंड आउट करना है। कंसिडर कीजिए कि दो अलग अलग वेक्टर्स है जिसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से आता है। अगर हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो इसका हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेना होता है और इसका डिटर्मिनेंट लेने से हमें जो आंसर मिलता है वो आंसर इन दोनों वेक्टर्स का जो एरिया होता है उसके इक्वल में आता है। जैसे हम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो इसे बोला जा सकता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसी यूनिट वेक्टर की वजह से ये दो अलग अलग वेक्टर्स बने हैं और इसी वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से हमें जो आंसर मिलता है वो आंसर होता है उसका एरिया। जैसे कि इस यूनिट वेक्टर के केस में होता है आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू 1, तो यहां पे क्या होगा, इसी दोनों वेक्टर्स का इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेने से जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो बनेगा इसका एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, जो कि इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल में आता है। तो यहां पे अगर हम ऑर्डर को मैनर करते हैं तो v क्रॉस w इज नेगेटिव वाइल w क्रॉस v इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, मतलब कि यहां पे इस ऑर्डर का यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। दो अलग वेक्टर्स को कंसीडर कीजिए, जैसे कि यहां पे v है और w है और इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे ही हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो इस डिटर्मिनेंट को हम एडी माइनस बीसी के अकॉर्डेंस में v क्रॉस w फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे -5 आता है, मतलब कि ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, v क्रॉस w किया था, जब